हेलो दोस्तों। तो चलिए सुनते हैं फिर से कहानी का अगला भाग। पार्ट 29 फिर मिलोगी। चलिए सुनते हैं कहानी। वर्धा में 10 दिन कैसे गुजर गए मालूम ही नहीं चला। ज्यादा दिन रह लेने के बाद चंडीगढ़ जाने की इच्छा मर जाती। चंडीगढ़ में घर से बाहर ना निकल पाने के कारण उसकी दुनिया कितनी छोटी हो गई है। इंसान को खिलखिलाने के लिए एक दो करीबी दोस्त तो चाहिए होते हैं। घर सास ससुर का है तो सखी सहेलियों को तो बुला नहीं सकती। आंगन के बाहर छोटी सी दुनिया के अभाव में कोई कितना अकेला पड़ता है। नलिन को इस बात का एहसास नहीं। क्या ये घर माँ का है? माँ कितनी अकेली है, किसी को एहसास है? औरत का खुद का घर होना चाहिए जहाँ लौटने की इच्छा बनी रहे। वसुधा ने नागपुर जाने को टैक्सी बुक कर ली क्योंकि उसे पूनम के घर जाना था जहाँ सना उससे 2 घंटे पहले पहुंचने वाली थी। टैक्सी दरवाजे पर आ खड़ी थी। वसुधा ने पलाश और श्रद्धा को पैसे पकड़ाए। चाची, माँ, मनीषा भाभी, जय विजय, मुन्ना चाचा, नीरज भैया ने वसुधा के पैर छुए। मीकू दौड़कर ड्राइवर के बाजू वाली सीट पर बैठ गया। घर छोड़ते हुए वसुधा का कलेजा फट रहा था। बूढ़ी बूढ़ी माँ को लपेट कर अपने साथ कहाँ ले जाऊं? टैक्सी चल पड़ी और वसुधा पलट कर देख रही थी। दूर होते घर और आंसू पोंछती माँ को। गली के मोड़ पर टैक्सी मुड़ी और अगले ही पल पीछे हाथ हिलाते लोग ओझल हो गए। अब माँ ही मेरा बचपन, बाबा दादी, घर गली, वर्धा पूरा मायका और आधा जीवन है। माँ के भीतर का खालीपन अब बेहतर समझ आता है। इस उम्र में आकर हम माँ बेटी के रिश्ते से भी पहले औरत के रिश्ते से बंध गए हैं शायद। पूनम से 4 दिन पहले की बात थी। आज सना भी पहुंचने वाली थी। तीनों लगभग 4 घंटे एक साथ रहने वाले थे। वसुधा ने टैक्सी में बैठने के बाद पूनम को लगातार 4 बार फोन किया। पूनम ने ना तो फोन रिसीव किया और न ही कॉल बैक किया। वसुधा ने सना को फोन लगाया। सना ने फौरन फोन उठाया। अरे वसुधा, मैं तुझे ही कॉल करने वाली थी। सुन न, प्लान जरा सा चेंज हो गया है। पूनम की फैमिली में कोई जरूरी काम आ गया है तो उसे आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ा। एक काम कर, मैं तुझे अपनी लोकेशन भेज रही हूँ। नागपुर में मेरे चाचा का भी घर है, हम वहां मिल लेंगे। यहाँ चाचा के घर पर उनके पोते मीकू के बराबर के हैं तो वो भी बोर नहीं होगा। चल चाचा के यहाँ मिलते हैं, लोकेशन भेज रही हूँ। सना ने फोन काट दिया। वसुधा को बहुत अजीब लगा कि 4 दिन पहले तक पूनम ने बात की और आज फोन नहीं उठा रही और ना ही कोई मैसेज छोड़ा। पूनम को यह बात वसुधा को भी फोन करके बतानी चाहिए थी। वसुधा को याद आया कि उसने 2 दिन पहले भी पूनम को मैसेज किया था, जिसे पढ़ लेने के बावजूद पूनम ने कोई जवाब नहीं दिया। नागपुर बुलाकर पूनम खुद गायब और फोन तक नहीं उठा रही। ये तो बहुत अपमानजनक है। नलिन को क्या बताऊंगी? पूनम की हरकत समझ के बाहर है। कितना जिद से इनवाइट कर रही थी। मुलाकात के नाम पर खुश भी थी। उसका नेचर तो हमेशा से बहुत अच्छा था। सना की बताई लोकेशन पर टैक्सी एक बहुत बड़े घर के सामने रुकी ही थी कि बालकनी में सना हाथ हिलाते खड़े दिखी। टैक्सी वाले ने सूटकेस उतारकर आंगन में रख दिए। तब तक सना नीचे आ गई। सना और वसुधा ने हंसते और चीखते हुए एक दूसरे को लगा लिया। 18 साल पहले का वही आत्मीय स्पर्श जिसके लिए वसुधा तरसी थी। मीकू के लिए बड़ा अचंभा था कि मम्मी इतने जोर से चीख और खुश हो सकती। सना ने ड्राइवर को सूटकेस भीतर लाने का इशारा किया। सना और वसुधा सीढ़ी चढ़ते हुए भी लिपट लिपट कर ऐसे हंस रही थी कि स्टूडेंट लग रही थी। सना वसुधा को सीधे गेस्ट रूम, जहां सना का भी सूटकेस पहले से रखा था, ले आई। कमरे के भीतर घुसते ही सना वसुधा के गले लगकर देर तक चुप खड़ी रही। वसुधा को महसूस हुआ कि सना रो रही है। वसुधा उसकी पीठ पर हाथ फेरती रही। जो आनंद को जानते थे उनसे मिलकर सना का दर्द फिर ताजा हो जाता। वसुधा ने सना को लपेटे हुए ही उसका कंधा चूम लिया। सिर्फ एक इंसान के जाने भर से कोई कितना अकेला हो जाता है। हॉस्टल में सना को कभी किसी ने रोते नहीं देखा था। वसुधा से अलग होकर सना ने पास रखी पानी की बोतल उठाकर मुंह से लगा ली। कमरे के बाहर से मीकू की आवाज आ रही थी। अपने हम उम्र लड़के के साथ फौरन गप्पे शुरू हो चुकी थी।
सना आंसू पोंछकर बिस्तर पे बिल्कुल पहले की तरह पालथी मोड़कर बैठ गई। और सुना मिसेज अवस्थी, पूनम और तुम और पूनम आपस में हमेशा कांटेक्ट में रहे, मगर मुझे फेसबुक पर सर्च क्यों नहीं किया? अबे बताया तो था। कैसे जानते कि शादी के बाद तेरा सरनेम क्या है, किस शहर में है? हमें क्या मालूम। हम दोनों तो बचपन से एक मोहल्ले में भी थे, तो वो कनेक्शन बना रहा। तभी घर पर काम करने वाली सहायिका चाय और समोसे लेकर गेस्ट रूम में आ गई, तो जैसे वसुधा को कुछ याद आया। अरे यार, समोसा देखकर हॉस्टल की याद आ गई, जब चंदा करके समोसा खाते थे। मुझे तो चंडीगढ़ का घर भी हॉस्टल ही लगता है, पूरे घर में सिर्फ बेडरूम ही मेरा है। इतना कहते ही वसुधा को माँ की याद आ गई। माँ के लिए भी तो अब उनका कमरा ही उनका घर है। सना चहकी, वसुधा तुझे याद है? हम हमेशा चौक से समोसा सेंटर का ही समोसा खाते थे। शादी के बाद मैं और आनंद वहां समोसे खाने गए थे। हमारी शादी हो गई देखकर वो अंकल बहुत खुश हुए। बोल रहे थे कुछ स्टूडेंट्स याद रह जाते हैं, उन्हें मैं और आनंद बहुत पसंद थे। मगर उन्हें ये बात नहीं मालूम थी कि हमारा अफेयर है। उन्होंने उस दिन हमसे पैसे नहीं लिए, बोले थे अगली बार 3 होकर आना। आनंद के जिक्र से पल भर को दोनों चुप हो गए, और फिर वसुधा ने चाय की ट्रे सना की तरफ बढ़ाई। वसुधा ने अचानक ही कहा, यार मुझे पूनम का इस तरह धोखा देना अजीब लगा। 4 दिन पहले तक इतनी एक्साइटेड थी मिलने, अब अचानक फोन नहीं उठाई और तुझे बोल दिया कि घर पर नहीं है। सना कुछ सेकंड चुप रही, फिर अपने मोबाइल का व्हाट्सएप खोलकर वसुधा के सामने रख दिया। वसुधा ने सना के मोबाइल पर पूनम का मैसेज पढ़ना शुरू किया। सना, मैं तुम लोगों से नहीं मिल पाऊंगी। तुझे जैसा ठीक लगे वैसा वसुधा को बता देना। सना, मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ, तुझे कैसे बताऊं? एक लेडी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, उसका हस्बैंड अपनी ही दुनिया में रहता है। घर परिवार और बच्चों के लिए कोई टाइम नहीं है उसके पास, सिर्फ उसका बिजनेस और उससे जुड़े लोगों के साथ ही रहना पसंद करता। मेरी फ्रेंड खुद को बहुत इग्नोर और अकेला फील करती थी। पड़ोस के एक आदमी ने भांप लिया और सिंपैथी दिखाकर धीरे धीरे प्लान बनाकर उससे रिलेशन बना लिया। मेरी फ्रेंड बेवकूफ़ी में उससे छिप छिप कर मिलने लगी और ये भी भूल गई कि वो शादीशुदा और 2 बच्चों की माँ है। हस्बैंड को शक हो गया और उसने मेरी फ्रेंड के मोबाइल को रिकॉर्डिंग में डाल दिया। मेरी फ्रेंड के फोन पर कॉल रिकॉर्ड सुनकर और चैट्स पढ़कर उसके हस्बैंड को ये बात समझ आ गई कि ये दोनों कई बार साथ सो चुके हैं। अब उसका हस्बैंड दोनों बच्चों को उनकी बुआ के घर भेज दिया है, जहां से उसे बोर्डिंग भेज देगा। मेरी फ्रेंड को उसने धमकी दी है कि यदि उसने बेटों से बात करने या मिलने की भी कोशिश की तो उस आदमी के साथ की सारी रिकॉर्डिंग बच्चों को सुना देगा। सना, तू बता, मेरी फ्रेंड को अब क्या करना चाहिए? क्या वो सुसाइड कर ले? क्योंकि इसके अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं बचा। मायके किस मुंह से लौटे? जिससे अफेयर चल रहा था उसने तो पल्ला झाड़ लिया। मेरी फ्रेंड की जिंदगी बर्बाद करके वो अपने बीवी बच्चों के साथ अभी भी खुशहाल जीवन जी रहा है। मेरी फ्रेंड अपने बच्चों और पति के बिना पागल हो रही है, बहुत पछता रही है। उसका पति व्हाट्सएप पर दोनों की इंटीमेट पिक्स देख चुका है और उसके बाद उसे एक सेकंड भी अपने घर में नहीं रहने दे रहा। वसुधा मोबाइल की स्क्रीन स्क्रॉल करते हुए हैरानी से पूनम का मैसेज पढ़ रही थी। आगे सना ने उसे मैसेज किया था, पूनम तू तुरंत मुझे कॉल कर। तेरी फ्रेंड को खुद के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहिए, सुसाइड किसी हाल में। पूनम ने लिखा था, सना किसी कारण से मैं तुझे अभी कॉल नहीं कर सकती। सना का रिप्लाई था, पूनम सुन, तू अपनी फ्रेंड को बोल अभी उसका हस्बैंड बहुत गुस्से में है। कुछ दिनों बाद गुस्सा शांत होगा। इस उम्र में वो भी अकेला कैसे रहेगा, बीवी को माफ कर देगा। आखिर उसके बच्चे को भी तो माँ चाहिए ही ना। प्लीज अपनी सहेली को हिम्मत रखने बोल, मैं कॉल करूं तुझे? पूनम ने लिखा, सना मुझे कॉल मत कर, मेरा ये मोबाइल भी मेरे हाथ से जाने वाला है। मालूम नहीं अब हमारी कभी भी बात या मुलाकात हो ना हो। मेरी फ्रेंड को मालूम हुआ कि जिससे उसका अफेयर था उस आदमी का औरतों के साथ फोन पर दोस्ती करना और फिर अलग अलग होटलों में गुलछर्रे उड़ाना शौक है। मेरी फ्रेंड के पति ने उस आदमी की अलग अलग औरतों के साथ नंगी पिक्स भी दिखा दी। मेरी फ्रेंड बुरी तरह टूट चुकी है। कोई इतना कमीना कैसे हो सकता है? पति उसे छोड़ रहा है। मेरी फ्रेंड रो रो कर पति के पैरों में गिर गई
कि मेरे बच्चों को मत दूर करो, मगर वो उसकी रिकॉर्डिंग से ब्लैकमेल कर रहा है कि बच्चों से बात नहीं करेगी। मैं उसको बुआ के घर जाकर बोल दूंगा कि तू एक्सीडेंट में खत्म हो गई। सना ने जवाब दिया, पूनम तो अपनी सहेली को हिम्मत रखने बोल। अभी 6 महीने कहीं और रहने का इंतजाम सोचे, हस्बैंड उसे माफ कर देगा। पूनम ने लिखा था, नहीं सना, उसके हस्बैंड को पहले ही बीवी से कुछ खास लगाव नहीं था, अब तो वो कभी संग नहीं हो सकते। मेरी सहेली यदि सुसाइड करती है तब भी उस कमीने आदमी का नाम लेकर नहीं मर सकती, क्योंकि उसके बच्चों को मालूम चल जाएगा कि मम्मी लूज कैरेक्टर औरत थी और एक अय्याश आदमी से लफड़ा चला रही थी। उसके मरने का कारण जानकर कितनी घृणा करेंगे। सना ने मैसेज किया था, पूनम प्लीज अपनी फ्रेंड को कहना, पति बच्चों घर गृहस्थी सबसे ज्यादा कीमती चीज जिंदगी है, उसको हर हाल में जिंदा रहना चाहिए। हो सकता है आगे चलकर जब बच्चे बड़े हों और समझदार हो तो उसे माफ कर दें। जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, मगर तेरी फ्रेंड को इस बुरी घटना को स्वीकार करना चाहिए। पूनम का जवाब था, सना असल में मेरी फ्रेंड ने खुद ही अपने सुखी संसार को आग में झोंक दिया। उसका पति क्या हो, वो खुद अपने आप को माफ नहीं कर पा रही है। सना, खुद को माफ करना जैसे डायलॉग फालतू, क्योंकि जब तक भंडाफोड़ नहीं हुआ था तब तक तो खुद को माफ कर रही थी ना। परिवार छूटने के खतरे की कीमत पर यह खेल खेला जा रहा था। डबल क्रॉस अचानक नहीं होता। तेरी उस सहेली को बोल विक्टिम कार्ड ना खेले। खुद को मक्कार माने तो दर्द सहन करने में आसानी होगी। इस तरह घुल घुल कर जीना उसके लिए कठिन होगा। मजबूत बनने बोल, तुझे फोन करूं? पूनम, नहीं, फोन पर बात नहीं कर सकती। चल, अब कब तक बात होगी मालूम नहीं। मेरा ये नंबर बंद कर रही हूँ, नया नंबर लूंगी या नहीं नहीं मालूम। बाय। वसुधा ने फटी आंखों से पूरा मैसेज पढ़ा और सना को मोबाइल लौटाते हुए बोली, सना तुझे समझ आ रहा है कि पूनम की सहेली कोई और नहीं, पूनम खुद ही है। सना ने अपना मोबाइल एक साइड में रखते हुए कहा, हाँ, मुझे तो पहली 2 लाइन पढ़ते ही समझ आ गया था। वसुधा ने दोनों कानों पर हाथ रख लिए। ओ माय गॉड, पूनम जैसी डिसेंट लड़की कहाँ भटक गई? मुझे तो गजब अचंभा हो रहा है। सना ने वसुधा के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, वसुधा, अब मुझे किसी भी बात पर अचंभा नहीं होता। जिंदगी को मुझे इतने रंग नहीं दिखाने चाहिए थे कि अचंभा करना छोड़ दूं। मैं रोजाना इतने लोगों से मिलती हूँ, या ये कह सकती हूँ कि अलग अलग कहानियों से टकराती हूँ, कि समझ आता है कि रिश्ता नहीं निभ रहा तो रेवा जैसे अलग हो जाओ। हमारे यहाँ आसानी से तलाक नहीं ले पाते और जबरदस्ती एक घर में रह रहे होते हैं। लड़के समझ नहीं पाते कि रिश्तों में इज्जत देना सबसे जरूरी बात है। घर के बुजुर्गों को भी बच्चों से सिर्फ उनका वक्त ही तो चाहिए होता है। बेमकसद जिंदगी गुजार रही औरतें कितनी अकेली पड़ जाती हैं, उन्हें अंदाज नहीं होता। मैंने पूनम को देखा है, वो बहुत अकेली थी। नहीं जम रहा तो सेपरेट हो जाओ, मगर लड़कियां कमा नहीं रही, मायका सपोर्ट नहीं करता, बच्चा कैसे पलेगा, इस चक्कर में कितने तमाशे। खैर यार, पूनम के साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई, ये तो है। दोनों बेटे शशांक और शाश्वत उसकी जान है, कैसे उनके बिना रहेगी। मैं पंकज को जानती हूँ, बहुत खूंखार आदमी है। ईश्वर करे पूनम सेफ हो बस। अब समझ आया, इसलिए फोन नहीं उठा रही थी मेरा। तू और मैं यहाँ बैठकर गप्पे मार रहे हैं और वो घर से निकाल दी गई है। यदि मुझे नलिन और मीकू से दूर कर दिया जाए और पूरे समाज के सामने बेइज्जत होना पड़े और बाद में पता चले कि दूसरे आदमी के लिए मैं सिर्फ एक एंटरटेनमेंट थी, बदला भी नहीं ले सकती, क्योंकि मीकू की नजर में गिर जाऊंगी। यार, ये जीवन तो नर्क है। पूनम अकेली कहाँ जाएगी, क्या करेगी? कोई वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं है। वसुधा को पूनम के लिए अथाह दुख हो रहा था। सना 5 मिनट के लिए कमरे से बाहर गई और चाय की ट्रे लिए साथ लौटी। दोनों चुपचाप चाय पीने लगे। सना आज भी चाय के ऊपर तैरती मलाई की पतली परत को निकालकर कप के ऊपरी कोने में लटका देती है। वसुधा उसे देखते हुए सोच रही थी कि कमरा नंबर 203 वाली वो सना कोई और थी, जो इतना हंसती थी कि कान गाल सब लाल हो जाते थे। हंसते हंसते अक्सर दोनों हाथ कमर पर रख हाँफने लगती थी।
जिसे पूरे हॉस्टल में हर किसी के मामले में इन्वॉल्व होना होता था, आज सबसे कट कर रहना सीख गई है। मन की अच्छी वो पहले भी थी, आज भी है, मगर ये सना वो सना नहीं। पूनम जैसी लड़की जिसने कुंवारेपन में अपनी पसंद के लड़के को हाँ नहीं बोला, जो इतनी छुई मुई थी कि उसके मन के भीतर क्या है पता लगाना मतलब पाताल तक सेंध मारना था। वैसी लड़की 2 बच्चों की माँ होने के बाद आज एक्स्ट्रा मैरिटल में पति के घर से बाहर है। वो पूनम कोई और थी और आज की पूनम कोई और। सना ने चाय का आखिरी घूंट हलक में उड़ेला। क्या सोच रही है? जीजा जी के बारे में? तू बता, तेरा चंडीगढ़ में कैसा चल रहा है? वसुधा फीकी हंसी। देख, नलिन बहुत अच्छे पति है, मगर उनके पेरेंट की वजह से उस घर में दम घुटता है। यार बताऊंगी तो तू बोलेगी कुछ खास बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ससुर लैट्रिन जा रहे हैं तो सास को बताएंगे। मैं दोबारा लैट्रिन जा रहा हूँ। सुबह गया था तो लेकिन एक बार में पेट साफ नहीं हुआ। रात में मैदे की पूड़ी खा लिया था। सास बोलेगी पता नहीं तुम्हारा पेट कैसे साफ नहीं होता। मैं तो एक बार में निपट कर आ गई। आज भाजी बना लेंगे। चलो फिर आप तुरंत लैट्रिन जाओगे या एक कप चाय पीकर जाओगे? वो लैट्रिन से आ गए मान ले तो फिर दोनों घंटों ड्राइंग रूम में विराजमान रहते हैं और नहाने उठते हैं। घर साफ करने की इच्छा मर गई है। मेरे ससुर सोफे पे छाता टिका देंगे, दोपहर में ड्राइंग रूम में ही सोएंगे। सास इस टेंशन में मरी जाती है क्या सब्जी में मसाला अच्छे से भुना या नहीं, दाल में हींग पड़ी या नहीं। अपनी इंसानियत के किस्से याद करते हैं। 40 साल पहले किसने इनका दिल दुखाया, 30 साल पहले कैसे किसी को नेक सलाह दी थी। उनकी आवाजें मुझे सुनाई न दे, इस पेड़ में मैं ऊपर की मंजिल में कैद हो गई हूँ। मैं, नलिन और मीकू कहीं बाहर उनके बिना जा नहीं सकते। लोगों के घरों में क्या चल रहा है ये जानने मेरी सास का इतना चुलबुलापन मुझे बहुत चीप लगता है। सास लोगों की एक्टिंग करती है, दूसरों की तरक्की से बौखला जाती है। हम और नलिन कभी ड्राइंग रूम में बैठकर चाय नहीं पी सकते। चंडीगढ़ जाने के नाम पर मन भर जाता है। अभी वर्धा में माँ को छोड़कर आना बहुत बुरा लगा, लेकिन 4 दिन अपने घर लाकर रख नहीं सकती क्योंकि सास ससुर को पसंद नहीं आएगा। मुझे तो बड़ा शौक था कि पूनम के जैसे अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ अपने खुद के घर में रहती। यदि आप सास ससुर के घर में रहते हैं तो वो हर समय घर मालिक होने का एहसास कराते हैं। सास ससुर के से नफरत के बाद अलग होने से तो पहले ही अलग हो जाओ ताकि प्रेम बना रहे। जब पेरेंट्स एकदम लाचार हो जाए तब बेटे के यहाँ शिफ्ट हो जाएं तो कम से कम बहू की गृहस्थी में गुंडाई से हक नहीं दिखाएंगे। यार तू और मैं आज से 18 साल पहले जैसे थे आज बिल्कुल वैसे नहीं हैं। गुजरती उम्र के साथ मिले कठिन समय, बदलते रिश्ते और जब हाथ से सीने को ऐसा कुचलते गुजरते हैं कि हर साल हमारा नजरिया बदलता है। इसी को शायद ग्रो होना कहते हैं। समय हमें पहले सा नहीं रहने देता। दोस्तों, ये थी अब तक की कहानी। उम्मीद है आप सबको कहानी पसंद आ रही होगी, और अगर पसंद आ रही है तो सुनते रहिए कहानी, बने रहिए हमारे साथ। स्टोरी टाइम विद आरती। थैंक यू।